आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, क्या हालचाल भारत। 2022 का अंत, दिसंबर का महीना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव। बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये चुनाव। इसके कई पहलू हैं। आइए एक एक करके इन पहलुओं पे पहले नजर डालते हैं, विश्लेषण करते हैं और क्या हो सकता है हकीकत में परिणाम, बनिस्बत क्या है असली आंकड़े जो कि आकलन के हैं, पे आज चर्चा करते हैं। आते हैं गुजरात और हिमाचल के चुनाव पे, इसका असर और परिबल क्या है। देखिए, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिमाचल के अंदर एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की वेव चली, भयंकर। लेकिन आपको गोदी मीडिया ये दिखाता रहा और आप भी दिखा रहा है, बता रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने वाली है। यही आपको गोदी मीडिया दिखा रहा है। कोई बात नहीं, गोदी मीडिया को तो काम है 20-25 हजार लोगों से पूछ लेना। इतना भी बड़ी बात कह दी मैंने, कुछ लोगों से पूछ करके अपने आकलन दे देना। वो तुक्के मारते हैं और उनके तुक्के में से कुछ लोगों के सही बैठ जाते हैं, कुछ लोगों के गलत होते हैं। तो जिसका तुक्का सही, वो बाद में कहता है देखिए मैंने तो पहले ही कहा था। यही आदत गोदी मीडिया देख देख करके अधिकांश भारतीय जनता में भी दिमाग में बैठ गई है कि जिन्हें राजनीति का राह नहीं आता, राजनीति का कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, अपने गली मोहल्ले की राजनीति का विश्लेषण नहीं जानते, वो तुक्का मार लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे तुक्का मारना बहुत आसान काम है। पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल। मान के चलिए कि केशुभाई पटेल के बाद एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है या वहां की सरकार ऐसी नहीं है जिसने गुजरात का रत्ती भर भी भला किया हो। असलियत तो यह है कि इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुजरात में कॉरपोरेट्स को परमिट करके वहां से मिलता हुआ जो टैक्स है उसके आधार पे इस तरीके से दिखाया कि बड़ा वाइब्रेंट गुजरात है। लेकिन हकीकत तो यह है कि वहां पे 35% जनसंख्या गरीब है। इनफैक्ट 35 से ज्यादा ही होगी, लेकिन हम सरकारी आंकड़े ही देख लेते हैं। और बाकी किसानों को तो मैं कहीं गिनूंगा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो गरीब हैं या बेचारे हैं। बिजनेस क्लास गुजरात कहने वाले लोग ये समझ ले कि भाई गुजरात में कोई ऐसा नहीं है कि खाली गुजराती बिजनेसमैन होता है। पूरे इंडिया में हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह, हर शहर कस्बे के अंदर बिजनेसमैन होता है। किसी ने प्रोविजन की, राशन की दुकान खोल ली तो वो बिजनेसमैन गिन लिया जाता है वहां। तो क्या आपके बाकी राज्यों में प्रोविजन स्टोर वाले नहीं है? किसी ने ठेला खोल लिया तो वो भी बिजनेसमैन हो गया। तो गुजरात में आदत पड़ी हुई है कि हर व्यक्ति को बिजनेसमैन कहा जाए। प्रॉब्लम ये है कि गुजरात और गुजरात से पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे जब हुआ करता था, औरंगजेब के जमाने से गुजरात का जो पूरा एरिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सूरत में एक जगह है हजीरा। हजीरा मतलब पहला वो पोर्ट, सी पोर्ट, जहां से हज के लिए जाया जाता था, तो वो हजीरा कहलाया। मतलब पहला हज के जाने के लिए पोर्ट वो औरंगजेब के जमाने में बना था। तब से हम जानते हैं कि गुजरात जो है वो बिजनेस रूट पे रहा है। और बिजनेस रूट पे रहने की वजह से, चाहे वो राजस्थान का मारवाड़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मतलब उस बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग बिजनेसमैन बहुत सारे मिलेंगे आपको, व्यापारी। वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया और गुजरात को फेमस किया गया कि ये व्यापारियों का क्लास है। क्योंकि जब स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में खत्म किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बना, तो हकीकत ये थी कि मुंबई जो अब है बॉम्बे उस समय था, और उस पूरे एरिया में से जब गुजरातियों का पलायन हुआ और गुजरात भागे, तो ये कहा गया कि भाई व्यापारी क्लास जा रहा है, और तब से व्यापारी शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एनीवेज, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द लार्जर पॉइंट इज कि गुजरात के 2022 के चुनावों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार 2 चरण में जो चुनाव हुए, 1 दिसंबर 2022 को दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ एरिया में चुनाव हुआ, और 5 दिसंबर 2022 को जो मतदान हुआ वो मध्य और उत्तर गुजरात पे हुआ। दक्षिण गुजरात की खासियत यह है कि दक्षिण गुजरात के अंदर एक आम आदमी पार्टी ने सूरत में कुछ कॉरपोरेटर्स 2000 जीत लिए थे, तो मीडिया ने उसको इस हंगामे में दिखाना शुरू किया
कि भाई आम आदमी पार्टी वहां पे फ्रे में है, यानी कि तीसरा एक पर्टिकुलर पार्टी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हकीकत यह है कि पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी की 2 पैसे की भी कीमत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ उनके कैंडिडेट्स हैं जो अपने बलबूते के ऊपर 10, 20, 30 हजार वोट खींच सकते हैं, पर इससे अधिक कोई क्षमता नहीं है। लेकिन एक मीडिया के अंदर जहर फैलाया गया कि सौराष्ट्र के, कच्छ के, खास करके सौराष्ट्र यानी कि जो ग्राम्य विस्तार है सौराष्ट्र का, उसके अंदर चाहे जामनगर हो, चाहे भावनगर हो, चाहे राजकोट का एरिया हो, चाहे गोंडल हो, चाहे ऐसे कई पोरबंदर हो, वेरावल हो, गारियाधार हो, ऐसे इलाकों के अंदर ऐसा कहा गया कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राम्य विस्तार में डेंट करेगी कांग्रेस को। ये इसलिए किया जाता है ताकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तबका चलता रहे और कांग्रेस और जो आम जनता है, वोटर जो है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सोचना शुरू करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखा दे या कोई भी मीडिया कुछ भी दिखा दे या लोग कैसी भी बातें कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटर तो कहीं है नहीं। बिल्कुल पंजाब का भी यही हाल था। मैं आपको यहां बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पुत्री आम आदमी पार्टी को आरएसएस ने बड़ा प्लान करके 2011 से लाना शुरू किया, अंत में 2013 में लाए। और जिस तरीके से पंजाब, क्योंकि अकाली दल हट चुका था एनडीए में से, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मैकेनिज्म उनके पास है, दे दिया भैया, 90+ सीटें दे दी। दिल्ली के अंदर क्लियर मेजॉरिटी ना से इतनी सारी सीटें आती हैं आम आदमी पार्टी की, ये समझ जाते हैं लोग कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट ट्रांसफर होता है और मैकेनिज्म जो है उसमें सरकारी अधिकारी करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हारने वाली पार्टी फिर बहुत ज़्यादा इसमें कर नहीं पाती। हमारे देश के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। 100 से ऊपर सीटें लाने के बावजूद कई सारी सीटों में समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन मैकेनिज्म ने, सरकारी अधिकारियों ने उनको हरा दिया। अब क्या करते अखिलेश, कोर्ट जाते, वो कोर्ट कचहरी नहीं होता हमारे देश में इतना, फिर वो इंप्रेशन हो गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाते, कोर्ट जाते, उसमें कुछ निकलता नहीं, क्योंकि वहां भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं बीजेपी के, ये हम सब जानते हैं। और फिर नाक और नीची होती और इज्जत ज्यादा जाती। इसलिए बेहतर ये है कि भैया या तो सिस्टम में अपने लोग घुसा करके इनकी तरह रिवर्स करना सीखो, और या फिर जब तक वो होता नहीं है मामला तब तक शांति से चलो। ये बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। इसलिए जैसे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उसी तरीके से हम लोगों ने पंजाब में देखा कि सिस्टम का इस्तेमाल, देखिए मैं एक बात बता दूं, सिस्टम का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल करता है। कौन बेहतर कर लेता है वो जीतता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक राजनीतिक दल दूध का धुला है और दूसरा जो है वो दही से धुला है, ऐसा सब एक जैसे ही होते हैं। उनमें अमूमन एक फर्क जरूर देखा जाता है कि कुछ देशभक्त होते हैं और कुछ देश विरोधी प्रक्रियाएं करते हैं। इसका आप अंदाज सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, भाषा शैली से कोई आवश्यकता नहीं है कि किसका नेता क्या बकवास कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये होता है कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, उसको जानने के लिए उसकी पॉलिसीज को समझना चाहिए कि राजनीतिक पॉलिसीज क्या हैं और सरकार में आने के बाद क्या वो उनको एप्लीकेबल कर पाती हैं, अप्लाई कर पाती हैं, और क्या उससे रिजल्ट आता है कि नहीं। तीनों बातें हैं। पॉलिसी क्या है, अप्लाई किया या नहीं किया, अप्लाई किया तो रिजल्ट आया या नहीं आया। ये बातों को जब हम विश्लेषण में डालते हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए, माफ करिएगा, ये अपने समझ से बहुत दूर है, क्योंकि आम व्यक्ति तो इतना नहीं समझ पाता। ये बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, ये हकीकत है, इसको मानने की जरूरत है। जैसे मैं विश्लेषण करता हूं, लेकिन मैं मैथमेटिक्स नहीं जानता, मैं गणितज्ञ नहीं हूं। तो कल को मैं अगर आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी खड़गपुर की किसी क्लास में जहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा हो बैठ जाऊंगा तो मैं बेवकूफ हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे 2+2=4 से ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। या मैं किसी आईआईटी की क्लास में बैठ गया हूं जहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जा रहा हो। अब आप मत पूछेगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, मैं भी भूल गया, स्कूल में पढ़ा था। तो फिर कैसा लगेगा कि निशांत वर्मा एक आईआईटी की फिजिक्स की क्लास में बैठ करके लॉ ऑफ इनर्शिया का एल नहीं जानता और वहां बैठ करके बोलेगा मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं इसलिए मैं यहां बातें कर सकता हूं? नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, गुजरात में वापस आते हैं। गुजरात के अंदर यह हाल हुआ है कि इस समय सौराष्ट्र के एरिया में आम आदमी पार्टी कुछ डेंट नहीं कर पाई है, जैसा मीडिया आपको बता रहा था। वहां पे कांग्रेस को बीजेपी से अधिक वोट मिले हैं ग्राम्य विस्तारों में। ये आज की तारीख का एक सत्य है।
दक्षिण गुजरात के अंदर जरूर भारतीय जनता पार्टी हैज एन एज ओवर एवरीबडी, मतलब वहां पे उनको ज्यादा वोट मिलते हैं। कुछ पॉकेट्स जरूर है जहां पे कांग्रेस का वोट है दक्षिण गुजरात में, और बिल्कुल जो एक कटा हुआ डांग पंचमहाल का एरिया है वहां पे भारत ट्राइबल पार्टी, छोटूभाई वसावा की जो पार्टी है, उसको कोई टच भी नहीं कर पाता है, तो उनकी 2-3 सीटें अपनी वहां है। इसी तरीके से सौराष्ट्र के अंदर अधिकांश वोट जो मिला है वो कांग्रेस को मिला है। वहां भी एक आध बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि कृतियाणा करके एक सीट है जहां पे पहले एनसीपी के एक कैंडिडेट हुआ करते थे, एनसीपी ने इस बार नहीं टिकट वगैरह दिया किसी को, तो उन्होंने अपने आप लड़ना पसंद किया और कांदल जाडेजा इंडिपेंडेंट के तौर पे वहां जीतेंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ऐसी कुछ सीटों को छोड़ करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात जो है, इसमें 1 दिसंबर को जो वोटिंग हुई उसमें कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक है। ऐसा नहीं कि हर सीट पे नेक टू नेक है, 89 सीट्स के अंदर आप ये मान के चलिए कि 40 सीटों पे नेक टू नेक होता है, जिसके अंदर 500 से 600 वोटों की, जो गुजराती में शब्द इस्तेमाल करते हैं, तफावत यानी डिफरेंस, उस बेसिस के ऊपर रिजल्ट आता है। और बाकी करीब उस 89 में से 40 एक सीटें ऐसी होंगी जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, 40,000 वोट 50,000 वोट की लीड से जो भी जीत रहा होगा, कहीं बीजेपी जीत रही होगी, कहीं कांग्रेस जीत रही होगी, वो रिजल्ट आएगा। तो गेम प्ले होता है उन, खास करके फर्स्ट फेज की मैं बात करूं तो करीब करीब 40 से 42 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर 50-50 का गेम है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, उनमें से कुछ सीटें जो हैं वो जैसे गोधरा की सीटें हैं, उसी तरीके से वलसाड़, वापी, नवसारी और सूरत के नजदीक की जो एरिया है नीचे साउथ गुजरात की तरफ, उनकी जो सीटें हैं वो ऐसी जगह हमेशा से रही हैं जहां पे कांग्रेस का थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस विधानसभा में होता है। अब उसको डेंट करने के लिए एक उदाहरण देता हूं, गोधरा में ऑल इंडिया AIMIM ने एंट्री करी, कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े, वहां पे कुछ कॉरपोरेटर मिले, लेकिन सीट मिलने लायक तो कोई परिस्थिति नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे पहले एक हिंदू कैंडिडेट उतारने की बात करी, तो अंदर AIMIM में बवाल मच गया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में, वहां लोकली, कि भाई तुम MIM होकर के यार मुस्लिम पार्टी, सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी बोलते हैं अपने आप को, हमारे यहाँ देश में अलाउड नहीं है मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी, पर वो पता है हम लोगों को, सारी डेमोक्रेटिक ऑफिशियली हैं, लेकिन मुस्लिम पार्टी जो है, उन्होंने हिंदू कैंडिडेट उतारने की बात करी तो बवाल मच गया, जबकि अहमदाबाद में हिंदू कैंडिडेट दिया है, परमार मैडम को दिया हुआ है, बट एनीवेज वहां बवाल मचा, तो उन्होंने उस हिंदू कैंडिडेट को नहीं देना पसंद किया और एक मुस्लिम कैंडिडेट की बात करी, फिर उसके अंदर बवाल चलता रहा और फिर फाइनली मुफ्ती काचबा को उन्होंने दिया। काचबा वैसे मजाक में कहूँगा, गुजराती में काचबा मतलब खरगोश, क्या कहते हैं, टॉर्टवाइज, कछुआ वो भी होता है। तो क्या नाम का मैं बर्बाद नहीं कर रहा, अच्छी बात बता रहा हूँ। तो वहां पे एक जोक चलता है, काचबा ससलो क्यारे बन से, मतलब जो कछुआ है वो ससला, ससला मतलब खरगोश कब बनेगा, तेज कब दौड़ेगा। हकीकत ये है कि वहां कॉरपोरेटर्स ने असदुद्दीन ओवैसी को लिख करके दिया था गोधरा में कि प्लीज हमें ये चुनाव 2022 का गोधरा का नहीं लड़ना है। इसका लेटर मैंने शेयर भी किया था। वो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उसमें बहुत साफ बात थी कि उनके पास ग्राउंड लेवल पे विधानसभा की पूरी सीट को कवर करने के लिए नेटवर्क नहीं है, लोग नहीं है, फिर भी इन्होंने लड़ना पसंद किया। और उसका एक कारण ये भी था कि भाई नहीं हम तो लड़ेंगे, तो लड़ो। जहां तक मेरा अनुमान है, गोधरा जैसी सीट जो कि MIM ये सोचती है या MIM के फॉलोअर्स ये सोचते हैं कि 100% निकलने वाली है, वहां 15,000 वोट भी अगर मुफ्ती साहब को मिल गए तो ईद होगी। ये मान के चलिएगा कि मुफ्ती काचबा को अगर 15,000 वोट भी मिल गए गोधरा में MIM के, तो आप ईद मना लीजिएगा, जमानत नहीं बच रही। इसी तरीके से MIM ने कुछ और जगहों पे गुजरात के अंदर, खास करके मध्य गुजरात के अंदर और उस एरिया में डेंट करने के लिए कांग्रेस के वोट को इन लोगों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, चाहे वो दरियापुर हो, चाहे जमालपुर हो, चाहे खैर बापू नगर वाला तो छोड़ के चला गया, बापू नगर ही था ना वो, शहजाद पठान जो भी नाम था, या दानी लिमड़ा हो, मतलब ऐसे इलाकों के अंदर इन्होंने अपने ही लोग खड़े किए ताकि कांग्रेस के वोट को डेंट हो। देखिए, मैं असद भाई का पुराना मुरीद हूं, उनकी बातें सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है।
मैं उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हमेशा सम्मान इसलिए करता आया हूं क्योंकि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में पिछले 30 सालों के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो या अडवाणी हो या राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं हिंदुओं की। फाइन, अगर वो विद इन दी फ्रेमवर्क और दायरे में रह के संविधान के यदि करते हैं तो हर कोई करता ही। अकाली दल खुद सिखों की करता है, तो शिवसेना मराठियों की करती है, डीएमके AIADMK तमिल की करती है, यानी वी ऑल नो टीएमसी बंगालियों की करती है कि अपने अपने दायरे में रह के लोग पार्टियां ये चीज करती हैं। लेकिन आप कहते क्या हैं असद भाई और करते क्या है, इसमें फर्क होता है। मैं उदाहरण दूंगा कि जब इसी वर्ष शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का शासन मुसलमानों के लिए खतरनाक है। अगर यही बात थी तो गुजरात में 182 सीटों में कम से कम 150 सीटों पे लड़ाते असद भाई, और ये आप कोशिश करते कि सरकार बनाएंगे या लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ सरकार बनाएंगे अगर आप उतनी सीटें ना जीत पाए। आपने 14 कैंडिडेट फील्ड किए, एक छोड़ के चला गया, बचे 13। आपने अगर 14 की जगह 15 भी अगर कैंडिडेट लगाया हो तो क्या सोच के लगाया था? आपने उत्तर प्रदेश में जो कहा और गुजरात में जो किया, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है कि आपकी सोच या तो है ही नहीं, या तो आप बेवकूफ आदमी है और या फिर ओवर स्मार्ट आदमी है। असदुद्दीन ओवैसी या तो बेवकूफ है और या फिर ओवर स्मार्ट है। अगर वो बेवकूफ है तो उसके फॉलोअर्स बेवकूफ हैं जो उसे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। जब कांग्रेस की जरूरत होती है तो कांग्रेस की पूंछ पकड़ के चलते हैं। बेस्ट सांसद का भी अवार्ड मनमोहन सिंह से लेते हैं। इनके खुद पिता ओरिजिनल सदर MIM के इंदिरा गांधी के आगे पीछे घूमते थे ताकि राजनीति चमके। और आज जब ये जानते हैं कि कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो ज्यादा है, या उनके नजदीक रहेंगे बीजेपी के, तो इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये अब उनकी चापलूसी करते हैं। अंत में आप कर क्या रहे हैं? आप मुसलमानों को गलत बात बता रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कई तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, जो मुसलमानों को डराती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी डराते हैं। देखिए, ना तो वो कोई बड़ा केस लड़ते हैं, ना वो बस बोलेंगे बिल्किस बानो के बारे में बोल दिया, या कहीं 2002 के बारे में बोल दिया, कभी गोधरा के बारे में बोल दिया, कहीं बाबरी के बारे में बोल दिया। अमूमन मुसलमानों के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन केस कौन सा लड़ा? बैरिस्टर है, लॉयर है, आधिकारिक तौर पे क्या एक भी मुसलमानों का बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़े आज तक? नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नाम के बैरिस्टर हैं, इन्हें वकालत नहीं आती। बोलते बहुत अच्छा है, इतने बड़े पॉलिटिशियन है, इसलिए जानकारी बहुत है। तो ऑल इन ऑल इन्होंने गुजरात में क्या किया? इन्होंने गुजरात में जो उत्तर प्रदेश में खुद कहा था उसका उल्टा किया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने भाषणबाजी करी, मीडिया में दिया, अपने इंटरव्यूज में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमान असुरक्षित है, और वही मुसलमान को असुरक्षित करने के लिए पूरी तैयारी करके गुजरात में इन्होंने अपने 13-14 कैंडिडेट उसी इलाकों में उतारे जहां पे मुसलमानों का वोट विभाजित नहीं होता था और कांग्रेस को मिलता था, और कम से कम उतनी सीटें भाजपा को नहीं आती थी। उदाहरण के तौर पे जमालपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब से जमालपुर का सीट बना, एक बार 2012 में कांग्रेस हारी थी क्योंकि वहां पे, और बीजेपी जीती थी क्योंकि वहां पे यही जो आज गुजरात प्रदेश MIM के सदर हैं साबिर काबलीवाला, उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ा था, कुछ हजार वोट काट दिए थे और कांग्रेस हार गई थी। नुकसान किसको हुआ? मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं बीजेपी को अधिकार है जो वो पॉलिटिक्स करती है अपनी, कि चलो भाई वो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वो अपने हिंदुत्व पे पॉलिटिक्स करती है और लोग उसको पसंद करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों पे पॉलिटिक्स करता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कभी भी, सोचिएगा इस बात पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे कभी ऐसा चुनाव लड़ती है जहां हिंदू खतरे में आए? वो हिंदू खतरे में आए बोल करके चुनाव में आती है, लेकिन क्या कभी ऐसा चुनाव लड़ती है बीजेपी के हिंदू खतरे में आए? नहीं। वो तो हमेशा यही प्रोजेक्ट करती है, और इसीलिए आजकल उनको कुछ सालों से हर जगह नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। यानी उसका रिजल्ट ये होता है कि बीजेपी जीत जाती है, भले ही किसी भी एन प्रकार। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में कहते हैं भाजपा शासन मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है, असुरक्षित हो जाएंगे मुसलमान, और गुजरात में जाके मुसलमानों को असुरक्षित करते हैं। लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से
15,000 वोट ज्यादा से ज्यादा गोधरा की सीट पे मुफ्ती काचवाले, शब्बीर काचवा लेके आ पाएंगे, यानी वो जमानत भी शायद ना बचा पाए अपनी, और वो कांग्रेस को डेंट कर गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके का वोट डिवीजन हम समझते हैं वो बीजेपी को प्रॉफिट दे गए। कहां पे? गोधरा में। बाकी सीटों पे एमआईएम का कोई जोर नहीं है। एक जमालपुर की सीट में फिर वही साबिर काबली वाला जरूर कांग्रेस का वोट काटने को निकला है, ना काटा भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जमालपुर के बारे में बताऊं। वहां पे छिपाओं की एक कास्ट होती है, छिपा कास्ट, उनका बड़ा दबदबा है, और रातों रात इन्होंने छिपाओं को कांग्रेस से हटा करके अपनी तरफ कर लिया। लेकिन बाकी जितनी भी पॉकेट्स हैं जमालपुर की, वो पूरी की पूरी कांग्रेस को वोट करके आई है। बस सिर्फ ये देखना है कि इमरान खेड़ावाला, जो कि वहां का सिटिंग एमएलए है कांग्रेस का, वो और बीजेपी के कैंडिडेट में डिफरेंस कितना रहता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस समय के इमरान खेड़ावाला जीतेगा या हारेगा, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिशियन पार्टी, पॉलिटिक्स करती है, अच्छी करती है। उसने जमालपुर से कई सारे और मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए इंडिपेंडेंट, ताकि वोट और कटे। तो एक वो टफ सीट इमरान खेड़ावाला के लिए जरूर है जमालपुर। मैं नहीं जानता क्या रिजल्ट आएगा, बट इसके सिवाय बड़ी बड़ी सीटों पे इन्होंने अपने लगाए। जैसे आपने 2 दिन पहले देखा होगा, एक ग्यासुद्दीन शेख हैं दरियापुर के एमएलए अहमदाबाद के, उन्होंने कहा था इलेक्शन की दूसरे दिन, मतलब यस्टरडे जब इलेक्शन था उससे पहले 4 तारीख को, उन्होंने एबीपी न्यूज़ को ये कहा था कि यहाँ दंगे कराए जा सकते हैं, और पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं जो वहाँ के अग्रणी लोग हैं उनको, मुसलमानों को, कि आप वोट करिए एमआईएम को वरना मत करिए, स्टफ लाइक दैट। और वही हुआ था कि 4 दिसंबर की रात को दानी लीमड़ा विस्तार में पत्थरबाजी हुई थी, बीजेपी वालों ने करी थी। सारा वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, द लाइव टीवी ने कवर किया था उसको, और वो नितिन ठाकुर वगैरह जो हैं बीजेपी के नेता, उन लोगों ने ये सब करवाया था। कोशिश हुई पर हुआ नहीं, पर इसका असर ये जरूर हुआ कि बहुत से लोगों ने 5 दिसंबर को वोटिंग कम की। वोटिंग कम की में जब मैंने गहराई में घुस करके देखा तो मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, फॉलोअर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो तो बहुत कम होते हैं। किसी सीट पे अगर 2 लाख वोटर है तो ऐसा नहीं होता कि 1 लाख भारतीय जनता पार्टी या 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता तो मुश्किल से कुछ 100 होते हैं, लेकिन जो वोट बैंक होता है वो घर पे बैठ गया है इस बार, इसीलिए लो वोटिंग आ रही। इसीलिए मोदी जी दोनों फेज पे कह रहे थे कि बाहर निकल के खूब सारी वोटिंग करो, खूब सारी करो, और यहां तक कि चुनाव आयोग ने बीच में ये कहा था, दोनों फेज के बीच में, कि प्लीज अगर फेज 1 में कम हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, भरपाई करने के लिए सेकंड फेज में और ज्यादा करो, जबकि ऐसा हुआ नहीं, 60% पे ही रुक गया लगभग। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जब इतनी होती है तो ये मान के चलिए कि पार्टी जो पावर में होती है उसके लोग ज्यादातर घर पे बैठ जाते हैं। हाँ जी, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। आप याद रखिएगा कि किसी भी जिले के अंदर, मैं एक उदाहरण देता हूं डायरेक्ट, कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या आरएसएस है, तो और उस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख लोग में अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो वो 1 लाख लोग बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, वो आम जनता है आप जैसी। कार्यकर्ता तो उनके मात्र 400, 500, 600 लोग होंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है, और ये हर राज्य में होता है कि जब लोग बैठ जाते हैं तो परेशानी होती है। अब बचा, मैं दरियापुर का उदाहरण दे देता हूं कि ग्यासुद्दीन शेख का वोट काटने के लिए हसन लाला को खड़ा किया एमआईएम ने, जो कि पता नहीं कितने सालों से कॉरपोरेटर था कांग्रेस का। तो इनको यह था कि किसी तरीके से बीजेपी का जो हमेशा वहां पे कंटेंट करता था, दरियापुर की सीट लड़ता था भरत बारोट, वो बहुत उल्टा सीधा भाषा बोलने वाला था, तेरी ऐसी कब ऐसी, इस तरीके की बात करता है, तो लोग उसको नहीं पसंद करते। इसीलिए वहां का हिंदू वोट भी ग्यासुद्दीन शेख को मिलता था, 1% का अच्छा खासा। अब उसको कैसे काटा जाए, तो पहले डराया धमकाया गया कि लोग वोट करने ना निकले, तो उसमें हुआ यह कि हिंदू बहुत कम निकला वोट करने, ऐसी खास करके सीटों पे। दूसरी तरफ यह हुआ कि एमआईएम का वोट हसन लाला को भी नहीं मिला। लोगों ने सोचा 20, 25, 30 हजार वोट खींच लेगा वो, तो उससे कांग्रेस नीचे हो जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी।
लेकिन हकीकत ये हुई कि एमआईएम के खुद के फॉलोअर्स ने और लोगों ने जो पसंद करने लगे थे असद भाई को, उन्होंने कहा यार ये हसन लाला को क्या खड़ा कर दिया, ये तो इतने साल से कॉर्पोरेटर था, इसने तो यार कभी झाड़ू नहीं लगवाई, ये हमारा क्या काम करेगा। सो दे नेवर वोटेड। मुश्किल से 2-2,500 वोट पूरी इतनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसी में एमआईएम को वहां मिला। यही पैटर्न जहां जहां एमआईएम ने खड़ा किया, मैं इतनी तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एमआईएम ने बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। हकीकत है कुछ नहीं मारा। आइए अब मैं चलता हूं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज में ना तो एमआईएम है ना आम आदमी पार्टी है, दे नॉट देयर, दे डोंट एग्जिस्ट। और 93 सीट्स हैं। अब 93 सीट्स के लिए जो कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी बात करी और एक जो गलत बात करी, दोनों बता देता हूं, क्योंकि बीजेपी का अपना एक वोटर परसेंटेज फिक्स्ड है, याद रखें। देखिए मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं कि अगर रुपए में 100 पैसे हैं, 1 रुपए का सिक्का होता है, उसके अंदर 100 पैसे होते हैं, और उसमें से मान लीजिए 60 पैसे ही वोट करने गए, तो 40 पैसे तो वोट करने गए नहीं, क्योंकि वोटिंग ही 60% हुई। तो 40 को हटा दीजिए, बचा आपका 60 पैसा। अब 60 पैसे में अगर आप 2 पार्टी या 3 पार्टी अगर आप सिस्टम समझते हैं, तो अगर 2 पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी है, तो जीतने के लिए आपको कितने वोट चाहिए? 60 में से 31। अगर 31 आ गए तो जिसको भी 31 आएंगे वो जीत गया। यही अमूमन मतलब होता है, अज्यूमिंग के कोई थर्ड पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। यानी किसी भी पार्टी को एक सीट जीतने के लिए 100 में से वो 31 ही चाहिए, क्योंकि पता है 40 लोग तो जाएंगे ही नहीं वोट करने। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो बीजेपी का एक बहुत कैडर बेस्ड सिस्टम है, आज का नहीं पहले से है, जिसमें वो उस चीज को बांधे रखते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जब आती है, तो आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देखा था, 15 वर्ष के सीएम रमन सिंह ऐसे तिनके की तरह गायब हुए, पता ही नहीं चला कहां गया। तो ऐसे उदाहरण भी होते हैं, चाहे राज्य मीडियम हो या बड़ा हो, इट डजंट मैटर। द लार्जर पॉइंट इज बीजेपी के पास एक फिक्स्ड वोट बेस है, जिसपे वो अपना चक्कर चलाती रहती है, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि करके तो कुछ देते नहीं है ना देश को ना राज्य को। बट एनीवेज वो एक तरीका है राजनीति करने का, वो करके वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बचा 31 के बाद जो बचा 29 प्लस 40 यानी 69 % वोटर जो है, इसको कैसे गेम प्ले किया जाए। तो कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा गेम खेला था, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया के लिए, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लिए, जहां पे ओबीसी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये गेम प्ले किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर है, ठाकुर से मत कंफ्यूज करिएगा। जैसे यूपी बिहार में, राजस्थान में, एमपी में ठाकुर होता है वो राजपूत होता है, लेकिन गुजरात में ठाकुर होता है, THAKOR, ठाकुर, वो ओबीसी होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी ठाकुर है, तो फिर अगर जीते तो फिर यही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये एक सिंपैथी वेव क्रिएट करता ही है, और ये सिंपैथी वेव उन्होंने क्रिएट कराई कौन तारीख को? 4 दिसंबर को कराई। यानी पहला फेज पहली तारीख को हो चुका था, 4 दिसंबर को ये उन्होंने एक अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी थी सेकेंड फेज की। साथ ही साथ खड़गे साहब ने और गहलोत साहब ने एक अनाउंसमेंट भी करी थी, और वो ये थी कि उप मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस बनती है तो मुसलमान भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे गुजरात में तो ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाती। बिल्कुल सही कहा, सौराष्ट्र एरिया और साउथ गुजरात में ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती, और मध्य गुजरात के कुछ भागों में ये चीज एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्तर गुजरात जो कि बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारी सीटें हैं वहां पे, और उत्तर गुजरात 2 जगहों से कनेक्ट होता है। राजस्थान के बॉर्डर पे है उत्तर गुजरात का आधा एरिया, और इधर मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट आता है। अब आप ये समझ लीजिए कि वहां पे हिंदी भाषी लोग भी बहुत हैं, क्योंकि वो राजस्थानी कल्चर वगैरह उन पे अलग मिक्स है। उत्तर गुजरात में आप बनासकांठा, साबरकांठा चले जाइए, वहां के और सूरत और बड़ौदा के लोगों में बहुत फर्क है। और यहां पे उत्तर गुजरात में ऑलरेडी कांग्रेस का थोड़ा सा परचम, राजस्थान का इफेक्ट, ये सारा होता है। और ये जो ओबीसी लोग हैं उत्तर गुजरात के, ये हमेशा मुसलमानों के साथ रहते हैं। बहुत कम मुडासा वगैरह में कुछ हो जाए तो हो जाए, ईडर में हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत मुसलमान हैं और ये सब साथ में रहते हैं, क्योंकि ये खेती बाड़ी सब साथ में करते हैं।
तो ये जो इंपैक्ट था, ये कितना असर लाएगा मुस्लिम उप मुख्यमंत्री वाला सेकंड फेज में, पहला फेज तो हो चुका था, ये देखने की बात है। लेकिन ठाकुर वाला फैक्टर, ओबीसी वाला फैक्टर चमक गया। मान के चलिए कि जो सेकंड फेज था उसमें खास करके उत्तर गुजरात में, जिसमें सैकड़ों सीटें, मतलब बहुत सारी सीटें हैं, उसमें यह फैक्टर काम कर गया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो ऑलरेडी उत्तर गुजरात में पहले से भी अच्छा करती आई है, हर पॉकेट में नहीं लेकिन कई पॉकेट्स में बीजेपी भी अच्छा करती आई है, इन दोनों में फिर नेक टू नेक हो गया। और वो नेक टू नेक की वजह से फिर वही वाली बात हो गई कि 93 में से करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये ओवरनाइट एक गेम चेंज होने की कोशिश की गई। अब इसका असर क्या आता है वो देखा जाएगा। मेरा आकलन ये कहता है कि ओवरऑल फर्स्ट फेज ऑफ गुजरात पोलिंग जो 1 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 89 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें करीब 40 सीटें ऐसी हैं जो बहुत लो मार्जिन की हैं, और बाकी सीटें जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में वेल डिवाइडेड हैं, जिसमें बीजेपी के नंबर कांग्रेस से बेटर हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो 50-50 वाला खेल है, जहां बिल्कुल 400, 500, 300 वोट का डिफरेंस आता है, जो पहले भी रहा है इस तरह से खेल, वो बड़ा इस समय इंटरेस्टिंग है। नंबर्स पे आता हूं मैं। और सेकंड फेज के अंदर 93 सीटों के अंदर अगेन 75 to 80 सीट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया गेम प्ले करेगी, क्योंकि दोनों को बहुत अच्छे वोट मिले। वो बात और है कि ओवरऑल वोटिंग कम हुई है, लेकिन जितनी हुई है वो बड़ा ही अलग टाइप का एक गेम प्ले हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर मैं ग्राउंड लेवल रिपोर्ट को समझ के अगर मैं कहूंगा तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी 80-80 सीटें ला सकती है आराम से। इसके बाद जो बची 20-30 सीटें हैं वो थिन मार्जिन पे जाएंगी, और जहां कहीं 4-5 सीटों पे एमआईएम ने डेंट करने की कोशिश की है, कम से कम 2 सीटों पे डेंट करने की कोशिश की है, और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पे डेंट करने की कोशिश की है, उनका असर ये होगा कि मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि गुजरात के लिए मेरा आकलन ये है कि 80-80 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी को मिलती हैं मेरे हिसाब से, और उसके बाद की जो सीटें हैं वो बड़ी डाइसी हैं। कहने का इतना है कि कांग्रेस की सरकार बने ये मैं नहीं जानता, वो खींच भी पाएगी कि नहीं उतना आगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केक वॉक, वो नहीं है। यूं नहीं है कि अपना मुंह उठाए चल दिए जस्ट बिकॉज मीडिया के अंदर नंबर्स दिखा रहे हैं कि कोई 127, 130। अरे तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, जब गोधरा करवाया था, और जब 2002 के दंगों तब नहीं आए थे, अब कहां से आएंगे। लेकिन इसका सेकंड फैक्टर यह है जो मैंने अपने टॉपिक में भी रखा है कि मेरा आकलन तो यह कहता है, लेकिन चुनाव आयोग आपको क्या रिजल्ट देगा। चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें दिलवा देगा। आज ही हमने देखा कि वडोदरा जो है, वहां पे एक विधानसभा सीट अकोटा में कल शाम यानी 5 दिसंबर शाम 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुई थी, तब 49% मतदान रिटर्निंग ऑफिसर ने घोषित किया था चुनाव आयोग के। रातों रात 27,000 वोट जोड़ दिए गए। अब वहां पे मामला चल रहा है इस समय, कैंडिडेट्स ने उठाया है आरओ के साथ कि ये रात भर में भैया 27,000 वोट कहां से आ गए। तो हर बार पैंतरा अलग होता है, कैसे कब। पहले एक जमाने में बैलेट पेपर जब चलता था तो बूथ रिगिंग होती थी, उसके बाद ईवीएम रिगिंग शुरू हुई, उसके बाद ईवीएम मैनिपुलेशन की बातें आई, जिसमें मैं नहीं मानता, क्योंकि इतनी हजारों लाखों मशीनें जो हैं ऐसे मैनिपुलेट करने का कोई सर्विस सेंटर नहीं है। लेकिन मैनिपुलेट अधिकारी किए जाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, पहले भी कह चुका हूं कई बार। तो इससे ये होता है कि उसके बाद एक बार डिक्लेयर हो जाता है, फिर भैया आप कोर्ट कचहरी करते रहो तो डिक्लेयर हो गया। ऐसे तो कई मामले मैंने भी फाइल किए हुए थे कई वर्षों से। उसमें चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी तब असिस्टेंट ईसी हुआ करते थे, बाद में तो ईसी बन के रिटायर हो गए, कभी कुछ उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया उन मामले में। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 100 सीटें देगा और कांग्रेस को करीब 60 सीटें देगा, और आम आदमी पार्टी की एंट्री करवाएगा। क्योंकि जब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप युक्त और मीम युक्त और ममता युक्त और टीएमसी युक्त, ये सब तो करना ही पड़ेगा।
और ये सारा का सारा खेल इसलिए होता है क्योंकि दो फैक्टर है। पहली बात, भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है, यात्रा चल रही है, उसका बहुत डीप इफेक्ट पड़ा है भारत की राजनीति पे और आगे पड़ता जाएगा। किसी को मानना है ना मानना, ही उसकी मर्जी की बात है। हर बार यात्राओं ने असर किया है, आडवाणी की हो, गांधी की हो, राहुल गांधी की हो। और दूसरी तरफ ये इफेक्ट आ रहा है कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में, आप उदाहरण देखिए उत्तर प्रदेश का, कहां तो 300 प्लस की बात हो रही थी और कहां 255 पे अटक गए। बहुत फर्क होता है, 60 सीटें कम आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए 60 सीटें कम होना। वो बात और है कि कांग्रेस का ही नहीं, बीएसपी को ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो 1 करोड़ वोट लेकर के, जाने कितने वोट लेके 1 सीट लाई ओवरऑल। तो वो तो चलिए गेम प्ले होता ही है, राजनीति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए बहुत से उत्तर प्रदेश में लोग और बाकी जगह लोग ये सोचते हैं कि वो तो भावी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के बाद पता नहीं अमित शाह होने भी देंगे कि नहीं, ऐसी आपस में लड़ मर के वो रोमन एम्पायर बन जाएगा जूलियस सीजर का, कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात है और योगी आदित्यनाथ को तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाना है, उनके राज्य में सेकेंड टाइम में 60 सीटें कम हो जाना, ये आप समझते हैं। तो ये गेम प्ले चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की छवि बेरोजगारी की वजह से, लोगों को लगता है बेरोजगारी नहीं है, पकौड़े तलो, है ना, वो तो पहले भी तलते थे, तो फिर भाजपा की क्या आवश्यकता थी। या फिर गरीबी की वजह से इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को दिखता नहीं है, कोई बात नहीं। जीडीपी के नाम पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, छोटे बड़े उद्योग पूरे डेड पड़े हैं। भारत का एक इतिहास रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो अगर कभी मुसीबत भी आती है, जैसे एक परिवार होता है, मान लीजिए पहले जैसे खास करके आज गांव में भी होता है, पहले हर जगह ज्वाइंट फैमिली होती थी कि भाई एक पिता है, माता है, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर किसी एक परिवार उनमें से किसी एक भाई की अगर नौकरी चली जाए, काम बंद हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो बाकी लोग मिलकर संभाल लेते थे। हमारे देश की यही खासियत है कि अगर हमारी इकोनॉमी खराब भी अगर हो जाती है, तो भी हम जो हैं वो आपस में किसी तरीके से चला लेते हैं। उसका कारण ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमूमन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, बीड़ी बनाने वाले पे, छोटा मोटा कारखाना चलाने वाले पे, इन पे हमारी अर्थव्यवस्था है। ये बड़े बड़े अंबानी, अडानी, टाटा, इन लोगों पे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कोप अप कर जाते हैं। अंग्रेजी में शब्द है कोप अप, उसका मतलब होता है चला लेते हैं और किसी तरीके से चल देता है। और वैसे ही हम गरीबी में, हमारे बाप दादा भी जिए, सब लोग जिए, तो हमको तो आदत है कि यार जेब में 100 रुपए कम होंगे तो भी चल जाएगा। हम लोग कोई कैनेडियंस और फ्रेंच और जर्मन नहीं है कि जहां पे अगर हमारी थोड़ी पॉकेट कम हुई तो वी गेट वरीड, वी डोंट गेट वरीड। ये धक्का मार प्रोसीजर जो है ये चलता रहेगा। बट ओवरऑल 24 का समय आ रहा है। 24 के समय में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं, अगर जनता सेंसिबल हो तो कभी ऐसी पार्टी को वोट ना करे। जैसे मनमोहन सिंह को उड़ा दिया था, क्यों उड़ाया था भैया मनमोहन सिंह को? मनमोहन सिंह का जो दूसरा फेज था 2009 से 2014 का, वो इतना बेकार था इकोनॉमिक्स के लिए कि लोगों ने हटा दिया। अब वो यार मोदी जी के साथ है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, कहने भैया मोदी जी को तो कौन हटा सकता है? जब अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया तो इनको भी हटा दिया जाएगा, जब इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, जब मतलब परिवर्तन संसार का नियम है, गीता उपदेश के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हिंदू जो है, हिंदू धर्म में मानने वाले कोई नहीं मानना चाहते, वो उनकी मर्जी की बात है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट है। द लार्जर पॉइंट इज ये गेम प्ले चलता रहेगा। हिमाचल और गुजरात में मेरे आकलन को तो मारो गोली, चुनाव आयोग भाजपा की सरकार बनाएगी, क्योंकि नहीं तो यदि गुजरात का सचिवालय अगर कांग्रेस के हाथ में चला गया तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दूसरे दिन जेल में होंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को इम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ गवर्नर, राष्ट्रपति और जजों को होती है, क्योंकि उस सचिवालय में इतना कुछ है। तो जीते जी, या कम से कम जब तक पावर में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तब तक उनकी यह कोशिश रहेगी कि किसी भी हाल में गुजरात का सचिवालय इनके पास नहीं जाना चाहिए। और अंत में आप लोग खुश रहिए, आम आदमी पार्टी को वोट करिए, टीएमसी को वोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एमआईएम को वोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को फिर रोया मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आप इतनी परेशानी में जी रहे हैं। आप उसको एंजॉय किया करिए। गरीबी अगर आपके घर में आती है तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप मांगते हैं। मुसलमान अगर ये सोचता है, दलित अगर ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और लोग उनका समर्थन नहीं करती, लेकिन आप उन्हीं के अगेंस्ट ना जाकर के कुछ और पार्टियों का वोट काटते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटती है,
MIM कांग्रेस का वोट काटती है। वेरी गुड, काटो, अरे भाई आपका अधिकार, सो कॉल्ड संवैधानिक। पर संवैधानिक अधिकार के चलते आप अगर जिसके बारे में रोते हो, मैं तो नहीं रोता, लेकिन जो लोग रोते हैं फिर बाद में फिर रोते हैं कि यार भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी क्रूर पार्टी है, आप तो हराना ही नहीं चाहते उसको, आप तो उसको दोबारा बिठाना चाहते हैं। बिठाइए, बिल्कुल बिठाइए, रोना बंद करिए। फिर कल को मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा था कि जमालपुर के अंदर ये जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला, ये लड़ रहे हैं इमरान खेड़ावाला को हराने के चक्कर में। साबिर काबलीवाला जीतेंगे ये तो पॉसिबल है नहीं, इमरान खेड़ावाला हार सकता है ये पॉसिबल है। बनेगा कौन? बीजेपी वाला। फिर डंडे मारेगा तो रोना मत। यही हाल दूसरी जगहों पे होता है, दूसरे राज्यों में होता है। जब अब जातिवाद पे ही चलते हो ना आप लोग, तो जब दलित और OBC जब ये समझता ही नहीं है, मतलब वैसे तो आप लोग बड़ा गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, OBC और दलित लोग, कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे और ब्राह्मणवाद करते, फलाना करते हैं और गंदे हैं, फलाना है, ढिमाका है, सारा दिन तो रोना गाना करते हैं आप लोग, है ना। और फिर जब आप इनको जिताते हैं तो फिर आप डिजर्व करते हैं। खैर, हिमाचल और गुजरात दोनों में चुनाव आयोग के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आएगी, जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं था। धन्यवाद, नमस्ते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।